हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स, जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आपका प्रश्न जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्वप्रकात्व का SI मात्रक क्या होता है? SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो सबसे पहले जानकारी के लिए बता दें, जो स्वप्रकात्व का जो यूनिट होता है ये हेनरी होता है। स्वप्रकात्व का जो यूनिट होता है हेनरी होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दिख रहा है। इतना ही नहीं, ऑप्शन नंबर जो 1 दिया हुआ है, जो ए दिया हुआ है कुलाम, कुलाम दिया हुआ है, तो कुलाम किसका मात्रक होगा? तो कुलाम आपका जो है ये आवेश का मात्रक होता है। और ऑप्शन बी दिया हुआ है वोल्ट दिया हुआ है, तो वोल्ट किसका मात्रक है? तो वोल्ट जो है आपका विभव का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ओम, ओम किसका मात्रक है? तो ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। तो इस सवाल का आंसर डी इज करेक्ट आंसर। इसके साथ ही ये 3 भी याद कर जाइएगा। अगेन हम लोग देख लेते हैं। अगेन आपका जो प्रश्न है, आपका प्रश्न नंबर 2 है, बोर्ड पे दिख रहा होगा। अगेन हम लोग चलते हैं। अगेन निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सा सही है? निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सा सही है? सबसे पहले यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है IRMS। चलिए, ये आपका प्रश्न नंबर क्या है? 2 है। IRMS का मतलब होता क्या है? सबसे पहले इसको आप समझिए। IRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये प्रतिवर्ती धारा के से प्रश्न लिया गया है। तो सबसे पहले प्रतिवर्ती धारा एक ऐसा होता है, इसका जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है। इसका जो इक्वेशन होता है I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में रहता है। ये प्रतिवर्ती धारा का ये ग्राफ है। इसमें IRMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और यहाँ जो होता है आपका धारा का शिखर मान, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। अब IRMS का वैल्यू यदि पूछेगा तो इसका होता है, याद रखिएगा, जो फॉर्मूला I नोट अपॉन में √2 होता है, इसको याद रखिएगा। अब इस फॉर्मेट में नहीं दिया है तो इसको आप डिवाइड करके कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो 0.707 इंटू में I नोट के बराबर होता है, जो कि IRMS बराबर 0.707 इंटू I नोट के बराबर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। तो इस सवाल का जो ऑप्शन है ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आप इसके साथ साथ ये भी याद कर जाइएगा और ये भी याद कर जाइएगा। अगेन आपका प्रश्न क्या है? अगेन आपका प्रश्न जो है बोर्ड पे दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका मतलब क्या है? प्रेरित प्रतिघात। प्रेरित प्रतिघात का मतलब क्या होता है? देखिए, ये आपका प्रश्न नंबर 3 है। प्रेरित प्रतिघात का मतलब किसी AC सोर्स के साथ में हम कुंडली को अटैच करते हैं, जिसको इंडक्टर बोलते हैं, और इसे एक्सेल से डिनोट करते हैं। और XL इक्वल टू होता है, याद रखिएगा, ओमेगा इंटू एल। XL इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। जब इसे कैपेसिटर जब किसी हम AC सोर्स के साथ में हम जब कैपेसिटर को अटैच करेंगे, कैपेसिटर जोड़ते हैं, तो उसको इसके लिखा जाता है XC लिखा जाता है, और इसका जो वैल्यू होता है 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। इसे भी आप याद कीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का आंसर है ए इज करेक्ट आंसर। इसके साथ ए भी लेते जाइएगा, ए भी याद करिएगा, ठीक है। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न क्या है? अगेन आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित प्रतिवर्ती धारा में केवल संधारित रहने पर धारतीय प्रतिघात क्या होता है? अभी जस्ट हमने बताया कि प्रतिवर्ती धारा में केवल इसमें क्या रहना चाहिए? इसमें संधारित रहने पर इसमें AC सोर्स के साथ यदि जोड़ेंगे तो XC इक्वल टू क्या बताए? 1 इंटू ओमेगा इंटू सी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर है ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होता है? एल आर परिपथ की प्रतिबाधा, आपका प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर आपका 5 है।
एल एल आर परिपथ, ठीक है, एल आर परिपथ, एल का मतलब क्या होता है इंडक्टर, आर का मतलब रेजिस्टेंस। तो एल आर परिपथ का, एल आर परिपथ का प्रतिबाधा का मतलब आप समझिए, यहाँ पे ऐसा है, ये ओमिक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक्सेल है। अब प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है जेड, प्रतिबाधा को डिनोट करते हैं जेड से, और जेड इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, जो कि एल है, यहाँ इंडक्टर है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कैपेसिटर नहीं है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अब इसका वैल्यू क्या होता है, एक्सेल इक्वल टू क्या होता है, आप ऐसे देख लो, ओमेगा इंटू एल होता है, तो जेड इक्वल टू आप यहाँ पे पुट करोगे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, जो कि इस प्रश्न का ऑप्शन जो दिख रहा है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर दिख रहा है। अगेन हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर कितना है आपका, प्रतिवर्ती धारा में 220 वोल्ट, ठीक है। अगेन आपका प्रश्न है प्रतिवर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान है, तो ये पूछ रहा है शिखर मान का होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं वी आर एम एस बराबर वी नोट बटा में √2 होता है, जिसमें ये जो वैल्यू दिया हुआ है अल्टरनेटिंग करेंट, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट इतना दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू पूछ रहा है। और वी आर एम एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है, और पीक वैल्यू पूछ रहा है तो √2 हो जाएगा, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वी नोट बराबर 220 इंटू √2, ये आपका वोल्ट आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वी इज करेक्ट आंसर होगा, वी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। धारावाही प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा कितना होता है, ये बहुत इजी है। चुंबकीय ऊर्जा जो होता है ना, U बराबर जो होता है 1/2 L इंटू आई स्क्वायर, जो कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगेन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चुंबकीय बल, ठीक है। ये कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कितना फोर्स लगता है, तो F बराबर कितना होता है, ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ए हो तो होगा नहीं, V तो होगा नहीं, V ही होगा, ये जो है आपका V क्रॉस चुंबकीय आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि V इंटू V क्रॉस V के बराबर होता है। ऐसा तो दिया नहीं है, ऐसा तो दिया नहीं है, लेकिन बी यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहा है बी के फॉर्मेट में दे रहा है, और आपका जो है किसी धारावाही चालक में किसी आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र का जो फोर्स लगता है ना, मैग्नेटिक जो फोर्स लगता है ना, ये Q इंटू वी की क्रॉस के बराबर लगता है, और यहाँ से तोड़ेंगे तो वी और यहाँ से आपका साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अगेन देख लेते हैं, अगेन आपका प्रश्न क्या है, अगेन आपका प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है, विद्युत शक्ति के लिए सही है। आप देख सकते हैं विद्युत शक्ति, एक प्रश्न नंबर कितना है 9 है। तो सबसे पहले पावर, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर 3 फार्मूला देखेंगे हम लोग, वी स्क्वायर बटा में आर होता है, और यहाँ से वी बराबर क्या होता है आई आर होता है ना, यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से वी बराबर पी आई और आई स्क्वायर आर होता है, ये 3 फार्मूला होता है पावर के, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, देखिए ऑप्शन जो है ये तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, सी इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर, ए पावर का फार्मूला, इसके ए पी इक्वल टू ए, आप 3 जो फार्मूला है ना, ये इसको याद रखिएगा, इसको जो है आप याद रखिएगा, ठीक है, ये पावर का 3 फार्मूला है। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन प्रश्न क्या है, अगेन आपका प्रश्न है मानव नेत्र की जो है विभेदन क्षमता जो होता है,
रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट में निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो अब 10 नंबर सवाल है, तो मिनट में बोलेगा तो कितना 1/16 मिनट होता है। ठीक है, अगेन देखिए, अगेन प्रश्न नंबर 11 है। 11 क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है। देखिए अभी जस्ट बताया, तो ए ओरिजिनल फॉर्मूला था, गतिशील आवेश पर जो फोर्स लगता है ना, Q इंटू वी क्रॉस बी के बराबर होता है। इसको तोड़िएगा तो साइन में आएगा। अगेन हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आपका प्रश्न बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है, याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। तो इस प्रश्न का आंसर जो है डी इज करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का जो आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देख लेते हैं। अगेन आपका प्रश्न है प्रतिवर्ती धारा का, ये आपको 14 नंबर प्रश्न है। ठीक है, प्रतिवर्ती धारा का वर्गमात मूल मान, ये आपका प्रश्न नंबर 14 है। 13 नहीं दिख रहा है इसमें। देखिए, प्रतिवर्ती धारा का मूल वर्गमात मान क्या होता है, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अभी हमने जस्ट बताया है। ठीक है, अभी हमने जस्ट बताया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, आई आर एम एस, प्रतिवर्ती धारा का आई आर एम एस बराबर आई नोट बटा में √2 होता है। और आई नोट को क्या कहते हैं, धारा का शिखर मान कहते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, बटा में √2। तो इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले देख लेते हैं। देखिए 15 नंबर जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय जो लंबाई होता है, इसका जो रेशियो होता है। ठीक है, एक चुंबक के द्विध्रुव चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के बीच का कोण कितना होता है। चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के बीच का जो कोण होता है, याद रखिएगा, ये 5/6 होता है ना, 6/5 होता है। ये आपका जो है 6/5 इंटू में ये आपका है मैग्नेटिक लेंथ के बराबर होता है। ये आपका ज्योग्राफिकल लेंथ होता है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। ठीक है, और ये यदि परसेंटेज में पूछेगा ना एल, ठीक है, ये आपका परसेंटेज में पूछेगा तो याद रखिएगा ये आपका 84% होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। तो इस सवाल का आंसर जो है 15 नंबर सवाल का जो आंसर जो है ये इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, अगेन आपका 16 भी नहीं दिख रहा है। अगेन देखिए, हम लोग सिलेक्टिव क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या तो बहुत ज्यादा है। देखिए, चुंबकीय द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का यूनिट क्या होता है, चुंबकीय तीव्रता का यूनिट क्या होता है। तो चुंबकीय तीव्रता का जो यूनिट होता है, याद रखिएगा, एम्पियर अपॉन में मीटर स्क्वायर, ए होता है। अगेन देखिए प्रश्न नंबर आपका 18 क्या है कि चुंबकीय आम्योत्तर क्या होता है। तो चुंबकीय आम्योत्तर एक लाइन होता है, इसको भी याद रखिएगा। चुंबकीय आम्योत्तर जो होता है एक लाइन होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 19 नंबर सवाल का आंसर क्या है। 19 नंबर सवाल पढ़िए, समान संयोजन के लिए सरल सूत्रदर्शी के आवर्धन क्या होता है। ये आपका 19 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। ये आपका D/F होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है बी इज करेक्ट आंसर। तो 19 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए, अगेन 20 नंबर सवाल क्या है, समान आंख के लिए फोकस दूरी कितना होना चाहिए। ठीक है, फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, समान लेंस के लिए, समान आंख के लेंस के लिए फोकस दूरी कितना होना चाहिए, फोकस दूरी कितना होना चाहिए। ऐसा तो दिया रहता है कि यदि स्पष्ट रूप से किसी वस्तु को देखने के लिए जो फोकस दूरी होता है ए बराबर जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन ये दिया है आंख जो है समान लेंस के, आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग कितना होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके अनुसार जो इस क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर होगा 2 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर होगा। हीरा का क्रांति कोण कितना होता है, बताइए, हीरा का क्रांति कोण कितना होगा भाई। 21 नंबर सवाल क्या है, हीरे के लिए क्रांति कोण कितना होता है। तो हीरा के लिए क्रांति कोण का जो वैल्यू होता है, याद रखिएगा, हीरा के लिए क्रिटिकल एंगल जो होता है
24.41 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा। अब इसका अपवर्तनांक पूछेगा ना तो 2.41 ऐसा करके इसका अपवर्तनांक होता है हीरा का। अच्छा, ग्लास का अपवर्तनांक कितना होता है तो 1.5 होता है, इसको भी आप याद कर जाइएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, तो इस सवाल का आंसर नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 21 का आंसर नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देख लेते हैं, अगेन आपका प्रश्न क्या है। अगेन आपका प्रश्न है कि दो संपर्कित उत्तल लेंस को रखा जाता है, ठीक है। ये आपका 22 का है, यानी दो लेंस है, उत्तल लेंस है, इसको संपर्क में रखेंगे तो एक ऐसा लेंस बनेगा। देखिए ये जो बनेगा ना ये उत्तल लेंस ही बनेगा। कैसा बनेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये उत्तल लेंस के जैसा है कि ये काम करेगा। तो इस सवाल का जो आंसर है ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देख लेते हैं, प्रकाशिक तंतु किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाशिक तंतु किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये आपका 23 नंबर सवाल है, ठीक है। प्रकाशिक तंतु जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। प्रकाशिक तंतु को ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। प्रकाशिक तंतु ऐसा होता है, ठीक है, और ये क्या करता है, ये अपनी तीव्रता को बिना लॉस किए, ठीक है, सिग्नल को बिना लॉस किए एक जगह से दूसरे जगह तक ये संचार का सुविधा है, जो बिना एनर्जी को लॉस किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। और ये जो है ना ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। तो इस सवाल का जो आंसर है डी इज करेक्ट आंसर होगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए 24 नंबर सवाल क्या है, समान आंख के लिए स्पष्ट रूप से देखने के लिए कितना दूरी चाहिए, तो यह भी जस्ट पता है कितना दूरी चाहिए भाई, तो 24 का जो है 25 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर, इस सवाल का जो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, इंद्रधनुष का निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है, तो इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है किसके कारण होता है, इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, इसको भी याद रखिएगा, वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। तो इस सवाल का जो आंसर है, इस प्रश्न का आंसर जो है सी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है किस रंग के लिए, बताइए किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे पहले बता, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अपवर्तनांक सबसे अधिक क्या। देखिए ये मान लीजिए प्रकाशित किरण है, इसी प्रिज्म पर टकराया, टकराने के बाद सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक विचलन, ठीक है, किस रंग का होता है, बैंगनी का, और रेड रंग का सबसे कम होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इनका रंग किस रंग के लिए प्रकाश कांच के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, तो बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे क्या होगा, अधिक होगा। तो इस सवाल का आंसर जो है बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देख लेते हैं, अगेन आपका प्रश्न क्या है 27 नंबर सवाल क्या है, विनाशी व्यतिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा पथांतर के लिए सही है, द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस। सबसे पहले व्यतिकरण क्या होता है पता है, व्यतिकरण का मतलब होता है ना समान कला में कंपन करने वाले दो तरंग जब आपस में टकराता है, जब दो तरंग जो है आपस में टकराता है तो टकराने के बाद इसका आवृत्ति जो होता है ना चेंज हो जाती है, चाहे तो बढ़ जाएगा चाहे तो घट जाएगा। तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। अब व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है समपोषी, एक होता है समपोषी व्यतिकरण और एक होता है विनाशी व्यतिकरण। समपोषी बोलेगा तो सम संख्या तो 2n इंटू में पाई होता है, 2n इंटू पाई इसका कंडीशन होता है। विनाशी यानी विषम संख्या 2n प्लस में 1 विषम संख्या इंटू में लेमडा बटा में 2 होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा बी इज करेक्ट आंसर। इस सवाल का आंसर जो होगा बी इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख लेते हैं भाई, अगेन आपका प्रश्न क्या है, कह रहा है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को समझने के लिए कौन सा घटना मतलब इसका पुष्टि करता है। देखिए प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, प्रकाश एक जो है अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये किस घटना से साबित होता है, तो इसको याद रखिएगा, ये ध्रुवन से साबित होता है, ठीक है, ये जो है ध्रुवन से साबित होता है। तो इस पोलराइजेशन ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं, तो इस सवाल का आंसर जो होगा डी इज
करेक्ट आंसर होगा, इसको भी आप याद रखिएगा। अगेन देख लेते हैं 29 नंबर सवाल क्या है। 29 नंबर सवाल क्या है, अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अवरोध यानी छोटा सा किनारा, जैसे में ब्लेड देखे हैं ना, बहुत पतला, और उस किनारे से जो प्रकाश का लाइट होता है मुड़ जाता है, तो उस घटना को हम बोलते हैं विवर्तन। क्या बोलेंगे, विवर्तन, डिफ्रेक्शन बोलते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न है चांदी का कार्यफलन, ये तो डेटा है, याद रखने लायक है। तो चांदी का जो कार्यफलन होता है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, यानी 30 नंबर प्रश्न है ना, ये आपका 30 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का जो आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर। जानकारी के लिए बता दें, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, कूलम्ब नहीं जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपका ऊर्जा का यूनिट है, इसको भी याद रखिएगा। अगेन देखिए आपका 30 प्रश्न जो है, 30 क्वेश्चन जो है हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। थोड़ा सा ही और हम लोग देखेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। प्लांक नियतांक, ठीक है, वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक का वैल्यू कितना होता है। तो सबसे पहले बता दें, ये प्रश्न है 31, प्लांक कांस्टेंट कहां से आया है, तो E बराबर h इंटू न्यू से आया है, यही आपका प्लांक कांस्टेंट है। और h का जो वैल्यू होता है, h का जो वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का आंसर नंबर जो होगा, आंसर नंबर जो होगा अच्छा 26 है, ये ऐसा होता है, ठीक है। ये इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर है सी इज करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर होगा। अब बताइए, फोटोन की गतिक यानी डायनेमिक मास ऑफ फोटोन, ये आपका होता है डायनेमिक मास ऑफ फोटोन। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, ये 32 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा आपका hc बाई लेमडा तो होगा नहीं, तो ये आपका h बाई, ठीक है, लेमडा इंटू सी, जो कि बी करेक्ट आंसर होगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन आपका प्रश्न क्या है। अगेन आपका प्रश्न है 33, निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी परावैंगनी परिसर में, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीरीज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। तो इस प्रश्न का ये आप यदि थ्योरी पढ़े होंगे, तो इस प्रश्न का जो आंसर दिख रहा है ए इज करेक्ट आंसर दिख रहा है। अगेन देखिए, निम्नलिखित में रेडियो एक्टिव के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त घटना नहीं है, ठीक है। 34 नंबर सवाल आपका है, नाभिकीय घटना, प्राकृतिक घटना की परमाणु घटना, बताइए। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 34, ठीक है, 34 का जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तेजी से चलने वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन तेजी से चलता है, द फास्ट मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कह रहा है ना कि फास्ट मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसका मतलब ये हम लोग को पहचानना है कि किसके जैसा, जो इलेक्ट्रॉन के जैसा जो कण है, जो पार्टिकल है, कौन का किसके जैसे समान होता है। तो बीटा कण जो किरण है ना, बीटा किरण के जो प्राकृतिक होती है ना, इलेक्ट्रॉन के समान होता है। जरा बताओ अल्फा का किसके समान होता है, तो हीलियम के प्रकृति के ये समान होता है, ठीक है। चलिए 34 नंबर सवाल था, 35 था। अल्फा कण, बताइए अल्फा कण की प्रकृति किसके जैसा होता है, तो हीलियम के जैसा। ये आपका 36 नंबर सवाल था, ये आपका 36 नंबर सवाल था। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन एक और हम लोग सवाल देख लेते हैं। ये आपका 40 नंबर सवाल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न नंबर कितना है, 14, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कारण नोर गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोर गेट का बूलियन व्यंजक, ये आपका नोर गेट लिखा हुआ, नोर गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है। तो सबसे पहले ये नोर जो है ना, ये एन का मतलब नोट और का मतलब ये और। तो सबसे पहले जो नोर गेट है, नोट गेट और गेट के मिलाने से बना है कौन सा गेट, नोट गेट। अब देखिए नोर गेट का संकेत बोलेगा, तो संकेत नोर है ना, और के जैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है, और के जैसा। इसका संकेत ऐसा होता है, सिंबल जो होता है ऐसा होता है।
ये दो को इसमें इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। अब इसका जो व्यंजक जब लिखोगे तो y इक्वल टू a प्लस बी होता है और नोर के लिए यहाँ आपका लग जाएगा रेकरिंग। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर। और जानकारी के लिए बता दे, जो नोर गेट है ना उसको हम यूनिवर्सल गेट भी हम कहते हैं। नोर गेट को कौन सा गेट कहते हैं भाई? तो यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं।